Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. अभिवादन। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की उन जीवन रेखाओं की गहराई में उतर रहे हैं जिनका जिक्र कक्षा 10 की भूगोल की एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय 7 में है। हाँ, ये सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग, ये असल में सिर्फ परिवहन के साधन नहीं है। सही कह रहे हैं। ये तो हमारे राष्ट्र की धमनियां हैं जो विकास और एकीकरण को संभव बनाती हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से खासकर जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीलिम्स के लिए भी ये बुनियाद समझना तो मतलब बेहद जरूरी है। बिल्कुल। इस अध्याय का हर पहलू, चाहे वो परिवहन के विभिन्न साधन हो, संचार का फैलता जाल या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बातें, हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय एकता पर सीधा असर डालता है। हाँ, तो आज हम एनसीईआरटी पाठ और कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों मतलब पीवाईक्यूज के आईने में इन अवधारणाओं को थोड़ा खंगालेंगे। हाँ, ताकि एक मजबूत वैचारिक समझ बन सके। सही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़कों की। इन्हें अक्सर देश की जीवन रेखा कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये न सिर्फ माल और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, बल्कि दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से भी जोड़ते हैं। लेकिन भारत का सड़क नेटवर्क कितना विविध है। एनसीईआरटी में इसके वर्गीकरण पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, और ये वर्गीकरण जो है वो क्षमता और प्रशासनिक महत्व के आधार पर किया गया है। एनसीईआरटी इसे 6 मुख्य वर्गों में बांटता है। 6 वर्ग? ओके। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग मतलब गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज। अच्छा, ये तो सुना है, ये बड़े शहरों को जोड़ता है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों को 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ती है। 6 लेन? जी। इसका मुख्य उद्देश्य इन शहरों के बीच यात्रा के समय और दूरी को काफी कम करना है। और इसका मैनेजमेंट कौन देखता है? इस परियोजना का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के जिम्मे है। अच्छा, एनएचएआई। तो ये हो गए सुपर हाईवेज। इसके बाद? सही। दूसरा वर्ड है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज, एनएच। ये देश के, आप कह सकते हैं, दूर दराज के हिस्सों को जोड़ने वाला प्राथमिक सड़क तंत्र है। इनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मतलब सीपीडब्ल्यूडी करता है। सीपीडब्ल्यूडी, ओके। एनसीईआरटी एक दिलचस्प उदाहरण भी देता है। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग जो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता था, वो अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 के रूप में जाना जाता है। अरे वाह, NH1? जी, ये राजमार्ग देश की लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए हैं। अच्छा, और फिर राज्यों के अंदर की कनेक्टिविटी के लिए? अवश्य। तीसरा वर्ग है राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवेज। ये सड़कें राज्य की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इनका रखरखाव? इनका निर्माण और देखरेख राज्य के लोक निर्माण विभाग यानी PWD की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। फिर आते हैं जिला मार्ग यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। और इनकी जिम्मेदारी? इनकी व्यवस्था का जिम्मा जिला परिषद का होता है। जिला परिषद। और ग्रामीण भारत की कनेक्टिविटी, गांव देहात तक सड़कें कैसे पहुंचती हैं? उसके लिए 5वां वर्ग है अन्य सड़कें, अदर रोड्स। इसमें मुख्य रूप से वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। अच्छा। एनसीईआरटी विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी PMGSY का उल्लेख करता है, जिसके तहत ग्रामीण सड़कों के विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है। हाँ, PMGSY का तो काफी नाम सुना है। जी, इस योजना का लक्ष्य हर गांव को मतलब 12मासी सड़कों से जोड़ना है। बढ़िया। और ये छठा वर्ग, सीमांत सड़कें, इनका क्या खास महत्व है? छठा वर्ग है सीमांत सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये देश के सीमावर्ती मतलब बॉर्डर इलाकों में बनाई जाती हैं। हाँ। इनका निर्माण और रखरखाव सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO करता है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। BRO, ओके। जो ब्रो है वो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाने में माहिर हैं। ये सड़कें न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाकर वहां के आर्थिक विकास में भी सहायक होती हैं। ये वर्गीकरण तो काफी व्यापक है। एनसीईआरटी में सड़क घनत्व यानी रोड डेंसिटी का भी जिक्र है। ये क्या दर्शाता है? सड़क घनत्व
देखिए, उसका मतलब है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई। अच्छा। यह किसी क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के विकास और वितरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, मतलब इंडिकेटर है। और भारत में ये एक जैसा है? नहीं नहीं, एनसीईआरटी बताता है कि भारत में सड़क घनत्व का वितरण काफी असमान है। जैसे जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्य में यह सिर्फ 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। बस इतना? हाँ, जबकि केरल जैसे राज्य में यह 517.77 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 532.27 किलोमीटर तक है। राष्ट्रीय औसत उस समय लगभग 142.86 किलोमीटर था। ओहो, काफी अंतर है। जी, यह दिखाता है कि मैदानी इलाकों और विकसित क्षेत्रों में सड़कों का जाल ज्यादा घना है। समझ गई। सड़कों के इस व्यापक नेटवर्क के बाद अब बात करते हैं भारतीय परिवहन की एक और रीढ़, रेल मार्ग की। माल ढुलाई और लंबी दूरी की यात्रा के लिए तो ये बेहद अहम है। हाँ बिल्कुल, भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था और आप कह सकते हैं सामाजिक ताने बाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल बड़ी मात्रा में माल और यात्रियों का परिवहन करती है, बल्कि उद्योगों और कृषि के विकास को गति देती है। और ये तो काफी पुरानी भी है ना? जी, 150 से अधिक वर्षों से यह देश को जोड़ने वाली एक प्रमुख शक्ति रही है, लेकिन इसे कई गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, ये जानना जरूरी है, खासकर यूपीएससी मेंस के लिए। क्या दिक्कतें हैं? एनसीईआरटी कुछ प्रमुख समस्याओं को गिनाता है, जैसे बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। ओहो, ये तो बड़ी समस्या है। जो रेलवे के राजस्व के लिए बड़ा नुकसान है। फिर रेलवे संपत्ति की चोरी और उसे नुकसान पहुंचाना भी मतलब आम है। और अनावश्यक रूप से जंजीर खींचकर ट्रेन रोकने की घटनाएं भी होती हैं, जिससे ट्रेनों का टाइम टेबल गड़बड़ाता है और रेलवे को भारी नुकसान होता है। हाँ, ये चेन पुलिंग वाली बात तो सुनते हैं। और कोई भौगोलिक चुनौतियां भी हैं? बिल्कुल, भारत का जो विविध भूभाग है वो रेल लाइन बिछाने में बड़ी चुनौतियां पेश करता है। जैसे हिमालय के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइन बनाना बेहद कठिन और महंगा है। हाँ, वो तो होगा ही। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान, गुजरात के दलदली इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के घने जंगल वाले क्षेत्र, ये सब भी रेल नेटवर्क के विस्तार में बाधा डालते हैं। सह्याद्री पर्वत मतलब पश्चिमी घाट को पार करना भी मुश्किल है। हालांकि कोंकण रेलवे, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ता है, जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार ने इसे संभव बनाया है। हाँ, कोंकण रेलवे तो कमाल है। जी, पर यहाँ भी भूस्खलन जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। ये सब मुद्दे रेल परिवहन की दक्षता और विस्तार को प्रभावित करते हैं। ये चुनौतियां दिखाती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कितना जटिल हो सकता है। हाँ। अच्छा, अब एक ऐसे परिवहन माध्यम पर आते हैं जो अपेक्षाकृत नया है, लेकिन खास तरह के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, पाइपलाइन। हाँ, पाइपलाइन। तरल और गैस के परिवहन में इसका क्या योगदान है? पाइपलाइन परिवहन ने आप देखिए पिछले कुछ दशकों में काफी महत्व हासिल किया है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल शहरों और उद्योगों तक पानी पहुंचाने के लिए होता था। अच्छा। लेकिन आज इसका मुख्य उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को तेल क्षेत्रों से रिफाइनरियों, उर्वरक कारखानों और बड़े थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने में हो रहा है। और एनसीईआरटी कहता है कि ठोस चीजें भी भेज सकते हैं। ज्यादा होती है, नो डाउट, लेकिन एक बार लग जाने के बाद इसे चलाने का खर्च बहुत कम होता है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें परिवहन के दौरान होने वाली देरी या नुकसान, जैसे ट्रांसशिपमेंट लॉस या डीले कहते हैं, वो लगभग न के बराबर होते हैं। मतलब लगातार सप्लाई बनी रहती है। एग्जैक्टली, ये लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करता है। एनसीईआरटी 3 महत्वपूर्ण पाइपलाइन नेटवर्कों का उल्लेख करता है। कौन कौन से? पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से कानपुर उत्तर प्रदेश तक, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते। ओके, असम से यूपी। दूसरा, गुजरात में सलाया, जो कच्छ के पास है, वहां से वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए जालंधर, पंजाब तक। पंजाब। और तीसरा, गुजरात में हजीरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक जाने वाली गैस पाइपलाइन। इसे HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं। HVJ पाइपलाइन, हाँ जी। इसकी शाखाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी फैली हुई हैं। ये नेटवर्क तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम लगते हैं। अब जलमार्गों की बात करते हैं। इन्हें अक्सर परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहा जाता है। हाँ, सही है। ऐसा क्यों है? और भारत के प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री बंदरगाह कौन से हैं? प्रीलिम्स के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। जलमार्ग वास्तव में परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, खासकर भारी और बड़े आकार की वस्तुओं के लिए। क्यों? इसका कारण ये है कि इसमें घर्षण कम होता है,
पानी पर तैरने में ना, तो इससे ऊर्जा की खपत कम होती है। यानी ये ईंधन कुशल, फ्यूल एफिशिएंट है और पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली भी है। भारत में नदियों, नहरों और पश्च जल मतलब बैकवाटर्स के रूप में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौसंचालन योग्य जलमार्ग है। 14,500 किलोमीटर काफी है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार इसमें से केवल लगभग 5,685 किलोमीटर पर ही मशीनीकृत नावों द्वारा परिवहन होता है। अच्छा, तो सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या भारत में कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किए गए हैं? हाँ, सरकार ने कुछ प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवेज NWS घोषित किया है। अच्छा, कौन से हैं मुख्य? एनसीईआरटी में उल्लेखित कुछ प्रमुख NWS हैं। पहला है NW1। ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी पर है, 1620 किलोमीटर। ये सबसे लंबा हुआ फिर तो। जी, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। फिर है NW2, जो सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 891 किलोमीटर। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र पर। तीसरा NW3, केरल में पश्चिमी तटीय नहर, जो कोट्टापुरम कोल्लम खंड है, उसके साथ उद्योगमंडल और चंपकारा नहरें। ये 205 किलोमीटर का है। केरल में। ओके। फिर NW4 गोदावरी और कृष्णा नदियों के कुछ विशेष खंडों के साथ काकीनाडा पुदुचेरी नहर प्रणाली, ये 1078 किलोमीटर है। और NW5 ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा नदी प्रणालियों के साथ पूर्वी तटीय नहर, ये 588 किलोमीटर है। ये तो काफी सारे हैं। हाँ, और इनके अलावा भी देश में कई नदियां और नहरें हैं जिनका उपयोग अंतर्देशीय परिवहन के लिए होता है। समझ गए। और समुद्री परिवहन, भारत की तटरेखा तो काफी लंबी है। यहाँ प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? हाँ, भारत की तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी है और इस पर 12 प्रमुख और लगभग 200 छोटे व मध्यम बंदरगाह स्थित हैं। 12 प्रमुख बंदरगाह? जी, और ये प्रमुख बंदरगाह देश के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 95% संभालते हैं। 95%? बाप रे। हाँ, जो इनके महत्व को दर्शाता है। एनसीईआरटी प्रमुख बंदरगाहों का तट के अनुसार उल्लेख करता है। पश्चिमी तट पर देखें तो हाँ, बताइए। कांडला, जिसे अब दीनदयाल पत्तन कहते हैं, गुजरात में है। ये एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन मतलब यहाँ जहाज ज्वार भाटे के साथ आते जाते हैं। इसे स्वतंत्रता के बाद कराची पत्तन के पाकिस्तान चले जाने पर उसकी कमी पूरी करने के लिए विकसित किया गया था। अच्छा। फिर मुंबई, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक पोताश्रय है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जिसे न्हावा शिवा भी कहते हैं, ये मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया था। एकदम मॉडर्न बंदरगाह है। ओके। फिर गोवा में मार्मागांव, ये लौ अयस्क के निर्यात के लिए प्रमुख है। कर्नाटक में न्यू मंगलौर, ये कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौ अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। और केरला में कोची, एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय। ये हो गए पश्चिमी तट के। और पूर्वी तट पर? पूर्वी तट पर दक्षिण से शुरू करें तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर चेन्नई, जो भारत के सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। कृत्रिम मतलब? मैनमेड। हाँ, मैनमेड। व्यापार की मात्रा के हिसाब से मुंबई के बाद दूसरा। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। हाँ, ये स्थल से घिरा मतलब लैंडलॉक्ड सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। इसे शुरू में लौ अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। गहरा और सुरक्षित। फिर ओडिशा में पारादीप, ये मुख्य रूप से लौ अयस्क का निर्यात करता है। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, ये हुगली नदी पर स्थित एक अंतस्थलीय नदीय पत्तन है। मतलब नदी के अंदर है, समुद्र तट पर नहीं। अच्छा, नदी पत्तन। जी, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल और समृद्ध पृष्ठ प्रदेश मतलब हिंडरलैंड की सेवाएं मिलती हैं। और हल्दिया, जो कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। वाह, ये जानकारी तो वाकई प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब सबसे तेज परिवहन साधन वायु मार्ग पर आते हैं। इसके क्या खास फायदे, खासकर उन इलाकों के लिए जहां पहुंचना मुश्किल हो? वायु परिवहन, देखिए, आज के युग में सबसे तेज, आरामदायक और आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित साधन माना जाता है। हाँ, वो तो है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये दुर्गम से दुर्गम स्थानों तक आसानी से पहुंच सकता है, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, विशाल मरुस्थल, घने जंगल या लंबे समुद्री रास्ते। एनसीईआरटी विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का उदाहरण देता है। वहां क्या है कि बड़ी नदियां हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, घने जंगल हैं और बार बार बाढ़ भी आती है। हाँ, वहाँ की भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है। जी,
तो ऐसी प्राकृतिक बाधाएं जमीनी परिवहन को मुश्किल बना देती हैं। ऐसे में वायु परिवहन ने इन क्षेत्रों तक पहुंच को बहुत आसान बनाया है। क्या भारत में सरकारी और निजी दोनों तरह की एयरलाइन सेवाएं हैं? हाँ, एनसीईआरटी बताता है कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानें संचालित करती है। इसके अलावा कई निजी एयरलाइंस भी घरेलू सेवाएं प्रदान करती हैं। एक और महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। पवन हंस, ये हेलीकॉप्टर सेवा है? जी, ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी को उसकी अपतटीय मतलब ऑफशोर गतिविधियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। अच्छा, समुद्र में जो ऑपरेशंस होते हैं। हाँ, साथ ही यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे दुर्गम भूभागों और आंतरिक क्षेत्रों में भी सेवाएं देता है, जहां आम लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। ये तो बहुत जरूरी सेवा हुई। परिवहन के साधनों के बाद अब संचार सेवाओं पर ध्यान देते हैं। ये भी अर्थव्यवस्था और समाज की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल, संचार के साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने परिवहन के। एनसीईआरटी व्यक्तिगत संचार और जनसंचार में क्या अंतर बताता है? एनसीईआरटी इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में रखता है: व्यक्तिगत संचार पर्सनल कम्युनिकेशन और जनसंचार मैस कम्युनिकेशन। ठीक है। व्यक्तिगत संचार में वे साधन आते हैं जो दो व्यक्तियों या छोटे समूहों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, जैसे भारतीय डाक सेवा। आपको पता है भारत का डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। हाँ, ये तो पढ़ा है। फिर टेलीफोन, जिसमें लैंडलाइन और मोबाइल दोनों आ गए, ईमेल, इंटरनेट, ये सब व्यक्तिगत संचार हैं। और जनसंचार, वही जनसंचार के साधनों का उद्देश्य एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना, मनोरंजन या जागरूकता पहुंचाना होता है। अच्छा, जैसे टीवी, रेडियो? हाँ, बिल्कुल। इसमें शामिल है रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी, टेलीविजन, दूरदर्शन जो देश का राष्ट्रीय चैनल है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और फिल्में। आकाशवाणी विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन भी मनोरंजन, शिक्षा और समाचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। और फिल्में? हाँ, एनसीईआरटी ये भी बताता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फीचर फिल्में बनाने वाले देशों में से एक है। और फिल्मों को प्रमाणित करने का काम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी करता है। सीबीएफसी, सेंसर बोर्ड जिसे कहते हैं। जी। संचार के महत्व के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आते हैं। जी। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। व्यापार, निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन, इन अवधारणाओं को एनसीईआरटी कैसे समझाता है? देखिए, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को ही व्यापार, ट्रेड कहते हैं। बाजार वो जगह है जहां ये आदान प्रदान होता है। ठीक है। जब ये व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। एनसीईआरटी इसे किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सूचकांक मतलब इकोनॉमिक बैरोमीटर कहता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर। जी। निर्यात, एक्सपोर्ट्स का अर्थ है देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देशों को बेचना, जबकि आयात, इंपोर्ट्स का अर्थ है दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना। और व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, मतलब निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का अंतर, उसे व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो ये अच्छा कब होता है? अगर किसी देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होता है तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ये देश के लिए अच्छा माना जाता है। और अगर उल्टा हो तो? इसके विपरीत, अगर आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो इसे प्रतिकूल या असंतुलित व्यापार संतुलन, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अच्छा, भारत क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है मुख्यतः? एनसीईआरटी बताता है कि भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में रत्न व आभूषण, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि उत्पाद आदि शामिल हैं। वहीं आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व आभूषण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि प्रमुख हैं। पेट्रोलियम तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता होगा। हाँ, वो एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन एनसीईआरटी ये भी कहता है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मतलब आईटी सेक्टर में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और सॉफ्टवेयर निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। हाँ, आईटी एक्सपोर्ट्स तो काफी हैं। अच्छा, और अंत में पर्यटन। एनसीईआरटी इसे एक व्यापार के रूप में क्यों देखता है? हाँ, टूरिज्म एज ए ट्रेड। अर्थव्यवस्था, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के लिए इसका क्या महत्व है? पर्यटन को आज भारत में एक महत्वपूर्ण उद्योग या कह लीजिए व्यापार का दर्जा प्राप्त है। एनसीईआरटी के अनुसार
पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में काफी वृद्धि हुई है। कितने लोग जुड़े हैं इससे? एनसीईआरटी का आंकड़ा है कि 1.4 करोड़ यानी 15 मिलियन से भी अधिक लोग सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से रोजगार पाते हैं। 1.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। वो कैसे? क्योंकि जब लोग देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हैं तो वे एक दूसरे की संस्कृति और जीवन शैली को बेहतर ढंग से समझते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। यह स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन और बाजार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हमारी संस्कृति और विरासत के प्रति समझ विकसित करने में मदद करता है। विदेशी पर्यटक भारत में विभिन्न कारणों से आते हैं। जैसे विरासत पर्यटन मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना, पारिस्थितिकी पर्यटन यानी इको टूरिज्म, साहसिक पर्यटन एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म आजकल ये भी काफी बढ़ रहा है, और व्यावसायिक पर्यटन यानी बिजनेस टूरिज्म। इतने सारे प्रकार? जी, एनसीईआरटी कहता है कि भारत में इन सभी प्रकार के पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं और इन्हें बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। बहुत खूब। हमने अध्याय के सभी प्रमुख खंडों और उनसे जुड़ी अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की है। अब जैसा कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। ये हमारी समझ को परखने में मदद करेंगे। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? विकल्प है क मुंबई तथा नागपुर, ख सिलचर तथा पोरबंदर, ग मुंबई और कोलकाता, घ नागपुर तथा सिलीगुड़ी। इसका सही उत्तर ख सिलचर तथा पोरबंदर है। सिलचर और पोरबंदर। हाँ, हमने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की बात की थी। उसी के तहत 2 गलियारे भी विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। अच्छा, ये स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है? उसी परियोजना के तहत है। ये भारत के चरम पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग हैं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, परिवहन का कौन सा साधन वानांतरण हानियों मतलब ट्रांसशिपमेंट लॉस तथा देरी को घटाता है? क रेल परिवहन, ख सड़क परिवहन, ग पाइपलाइन, घ जल परिवहन। इसका उत्तर तो सीधा है, ग पाइपलाइन। पाइपलाइन, हाँ। जैसा हमने चर्चा की, पाइपलाइन में एक बार सामान डालने के बाद वो सीधे गंतव्य तक पहुंचता है। बीच में उतारने चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे नुकसान और देरी दोनों कम होते हैं, खासकर तरल और गैसीय पदार्थों के लिए। ठीक है। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? क मध्य प्रदेश, ख महाराष्ट्र, ग गुजरात, घ उत्तर प्रदेश। हमने HVJ पाइपलाइन के मार्ग की चर्चा की थी। ये गुजरात के हजीरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है ना? हाँ। तो दिए गए विकल्पों में से ख महाराष्ट्र इस पाइपलाइन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। महाराष्ट्र नहीं है। ठीक। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतस्थलीय मतलब लैंडलॉक्ड तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? क चेन्नई, ख पारादीप, ग तुतिकोरिन, घ विशाखापत्तनम। ये हमने डिस्कस किया था। इसका सही उत्तर घ विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम। हाँ, इसकी विशेषता यही है कि ये एक स्थलबद्ध, गहरा और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगाह है, जो इसे बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? क पाइपलाइन, ख रेल परिवहन, ग सड़क परिवहन, घ वायु परिवहन। ये थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है। हाँ, मुझे भी लगा। देखिए, एनसीईआरटी रेल परिवहन को माल तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन बताता है, खासकर लंबी दूरी और भारी सामान के लिए। वहीं सड़क परिवहन का नेटवर्क कहीं ज्यादा सघन है और ये डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है, तो छोटी दूरी और हल्के सामान के लिए ये ज्यादा सुविधाजनक है। तो फिर प्रमुख कौन हुआ? अगर प्रमुख का अर्थ कुल यात्री और माल यातायात के हिस्से से है, मतलब टोटल ट्रैफिक शेयर, तो सड़क परिवहन का योगदान काफी ज्यादा है। लेकिन पारंपरिक रूप से और भारी माल ढुलाई के संदर्भ में रेल को प्रमुख माना जाता रहा है। अच्छा। तो दिए गए विकल्पों में
एनसीईआरटी के पाठ के आधार पर शायद ख रेल परिवहन चुनना सबसे उपयुक्त होगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि सड़क परिवहन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, ये एक अच्छा बिंदु है कि प्रमुख की व्याख्या मायने रखती है। अच्छा, अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? क आंतरिक व्यापार, ख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग बाहरी व्यापार, घ स्थानीय व्यापार। इसका तो सीधा उत्तर है ख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। पहला, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। सड़क परिवहन के कई गुण हैं। पहला, रेलवे की तुलना में सड़कों के निर्माण की लागत कम आती है। हाँ। दूसरा, इन्हें ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम भूभागों पर भी बनाना अपेक्षाकृत आसान है। तीसरा, ये घर घर मतलब डोर टू डोर सेवा उपलब्ध कराता है, जिससे माल चढ़ाने उतारने की लागत कम होती है और ये कम दूरी तथा कम व्यक्तियों या कम माल के परिवहन के लिए किफायती है। बिल्कुल। अगला, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? रेल परिवहन जो है वो मैदानी इलाकों में सबसे सुविधाजनक है। मैदानी इलाकों में क्यों? कारण है, एक तो समतल भूमि पर रेल लाइन बिछाना आसान और सस्ता होता है। दूसरा, मैदानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जिससे यात्री आसानी से मिलते हैं। हाँ। और यहाँ कृषि व उद्योग का विकास भी अधिक होता है, जिससे माल ढुलाई की मांग भी ज्यादा रहती है। इसलिए ये लंबी दूरी तक भारी सामान और बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने के लिए एकदम आदर्श है। सही। सीमांत सड़कों का क्या महत्व है? सीमांत सड़कें जिनका निर्माण और रखरखाव बीआरओ करता है, वो सामरिक दृष्टि से मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देश की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर स्थित दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बनाती हैं, जिससे सेना की आवाजाही आसान होती है और देश की सुरक्षा मजबूत होती है। और आर्थिक विकास में भी मदद करती होंगी। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ही ये उन पिछड़े इलाकों के आर्थिक विकास में भी मदद करती हैं। ठीक है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों के भीतर होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। यह समुद्री, हवाई या स्थलीय मार्गों से हो सकता है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है। अब एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? ये तो पूरे चैप्टर का सार है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, परिवहन और संचार के साधन किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव है, उसकी बुनियाद है। परिवहन मतलब सड़क, रेल, जल, वायु, पाइपलाइन, ये सब क्या करते हैं? कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। ये लोगों को काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसके बिना तो उत्पादन, वितरण और खपत की पूरी चेन ही ठप पड़ जाएगी। सही बात है। इसी तरह संचार के साधन डाक, टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी ये सूचनाओं के तीव्र प्रवाह को संभव बनाते हैं, जो व्यापार, प्रशासन, बैंकिंग, रक्षा और यहाँ तक कि सामाजिक संपर्क के लिए भी अनिवार्य है। हाँ, कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ये साधन देश के विभिन्न हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद करते हैं। एक सुषम परिवहन और संचार नेटवर्क के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए इन्हें राष्ट्र की जीवन रेखाएं और अर्थव्यवस्था का आधार कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझाया। एक और प्रश्न है। पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। एनसीईआरटी के आधार पर इसका संक्षिप्त उत्तर क्या हो सकता है? एनसीईआरटी के इस अध्याय में इस पर सीधी टिप्पणी थोड़ी सीमित है, लेकिन हम कुछ बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। देखिए, पिछले 15 वर्षों में वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, ये तो स्पष्ट है। हाँ। वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ सेवाओं का व्यापार, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का महत्व बहुत बड़ा है। हाँ, सर्विस सेक्टर का रोल। जी, भारत सॉफ्टवेयर निर्यात में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, जिससे विदेशी मुद्रा आय बढ़ी है। व्यापार समझौतों और रीजनल ग्रुप्स का प्रभाव बढ़ा है। हालांकि व्यापार संतुलन भारत के लिए अक्सर प्रतिकूल रहा है, जैसा हमने बात की, क्योंकि पेट्रोलियम जैसे वस्तुओं का आयात बहुत ज्यादा है।
तो निर्यात में विविधता लाने और मूल्य संवर्धित वस्तुओं मतलब वैल्यू एडेड गुड्स का हिस्सा बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है। समझ गई, बहुत बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा से यूपीएससी की तैयारी के लिए मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना चाहिए? हाँ, प्रीलिम्स पॉइंटर्स देख लेते हैं आप। पहला, सड़क वर्गीकरण, स्वर्णिम चतुर्भुज, NH, NHAI, CPWD, NH1 का उदाहरण याद रखें। SH, जिला मार्ग, अन्य सड़कें, PMGSY, सीमांत सड़कें, BRO, इनके नाम और संबंधित निकाय जरूर याद रखें। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग, NW1 गंगा, NW2 ब्रह्मपुत्र, NW3 केरल, NW4, NW5 ये किन नदियों या स्थानों पर हैं, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, प्रमुख समुद्री पत्तन, पश्चिमी तट, कांडला, मुंबई, JNPT, मर्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, और पूर्वी तट, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया के नाम और उनकी मुख्य विशेषताएं, जैसे कौन सा ज्वारीय है, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, कृत्रिम या नदीय पत्तन है। ओके। सी का जिक्र, व्यापार संतुलन, अनुकूल प्रतिकूल की अवधारणा, और पर्यटन, विभिन्न प्रकार जैसे विरासत, इको, चिकित्सा आदि। ये तो हो गए प्रीलिम्स के फैक्ट्स। हाँ। और मेंस के नजरिए से किन बातों पर गहराई से सोचना चाहिए? मेंस इनसाइट्स के लिए कुछ बातें हैं। पहला, आर्थिक विकास और एकीकरण, परिवहन और संचार नेटवर्क कैसे आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। ये सीधा GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ता है। लिंकेज। दूसरा, चुनौतियां और अवसर, विभिन्न परिवहन साधनों जैसे रेल, सड़क, जलमार्ग की वर्तमान समस्याएं क्या हैं, जैसे सुरक्षा, भीड़भाड़, कनेक्टिविटी गैप, पर्यावरणीय प्रभाव, और उनके समाधान व भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, जैसे मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक सुधार। हाँ, ये एनालिटिकल पार्ट है। तीसरा, नीतिगत पहलू, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, फाइनेंसिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, व्यापार घाटा कम करने के उपाय, पर्यटन को बढ़ावा देने की नीतियां, पॉलिसी एंगल। चौथा, सतत विकास, ऊर्जा कुशल परिवहन की जरूरत, पारंपरिक बनाम नवीकरणीय ऊर्जा का परिवहन में उपयोग, पर्यावरण पर परिवहन का प्रभाव, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पांचवा, कनेक्टिविटी और रणनीति, सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का सामरिक महत्व और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे संदर्भों में कनेक्टिविटी की भूमिका। ये वाकई एक व्यापक विश्लेषण था। ये जीवन रेखाएं सचमुच देश के हर पहलू को छूती हैं। हाँ, और जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है, इन जीवन रेखाओं को न केवल मजबूत बल्कि ज्यादा कुशल, समावेशी और टिकाऊ बनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ दें। भविष्य में परिवहन और संचार का परिदृश्य कैसा दिख सकता है, जहां डिजिटल कनेक्टिविटी, मान लीजिए 5G, IoT और भौतिक कनेक्टिविटी जैसे स्मार्ट हाईवे, हाई स्पीड रेल, ड्रोन डिलीवरी, इनका एकीकरण होगा। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। तो भारत इस परिवर्तन के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है ताकि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सके? एक बेहतरीन सवाल जो हमें भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। आज इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.